हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार मिश्र आप सभी के समक्ष हिंदी विषय को लेकर प्रस्तुत हूँ। सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, अभी पिछले क्लासेस में जिस विषय पर चर्चा चल रही है वह बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र का टॉपिक है। हम इस टॉपिक के अंतर्गत ध्रुव स्वामिनी नाटक का अध्ययन कर रहे हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक महान नाटककार जयशंकर प्रसाद जी की एक महान रचना है। यह ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है और इसमें कल्पना के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी ने इस नाटक को और भी रोचक बना दिया है। यह निश्चित रूप से हम सभी के मन पर एक गहरी छाप छोड़ती है। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे वह ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रथम अंक है। ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रथम अंक, इसके सारांश हम जानेंगे और साथ ही साथ इस नाटक के प्रथम अंक की जो विशेषताएं हैं उसे भी हम समझेंगे कि क्यों प्रथम अंक को इतना महत्व दिया जाता है। मित्रों, ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रथम अंक वास्तव में इस पूरे नाटक का प्राण है। इसे समझने के लिए हमें नाटक के प्रथम अंक का सारांश समझना होगा। नाटक के प्रथम अंक का सारांश हम देखते हैं। प्रथम दृश्य नाटक का प्राण है। नाटक की प्रमुख पात्र ध्रुव स्वामिनी को ही प्रसाद जी मंच पर सबसे पहले प्रस्तुत करते हैं। उसके हृदय में भावनाओं की लहरें उठ रही हैं। वह अपमान व प्रेम की ज्वाला में जल रही है। इस पर्वतीय प्रदेश का वातावरण अति सुंदर है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रथम अंक की शुरुआत एक पर्वतीय वातावरण में होती है। रामगुप्त ने पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत अपना शिविर स्थापित किया है। उस शिविर में रामगुप्त के साथ साथ ध्रुव स्वामिनी भी है। ध्रुव स्वामिनी पर हर घड़ी रामगुप्त अपनी नजर बनाए हुए है। रामगुप्त संदेह की दृष्टि से ध्रुव स्वामिनी को देखता है और वह जानता है कि रामगुप्त के स्वभाव को ध्रुव स्वामिनी पसंद नहीं करती है। रामगुप्त का स्वभाव दुष्ट प्रवृत्ति का है। वह एक अत्याचारी व्यक्ति है, वह भोगी और विलासी व्यक्ति है और ध्रुव स्वामिनी इस तरह के व्यक्तित्व को बिल्कुल ही पसंद नहीं करती। ध्रुव स्वामिनी यह चाहती है कि रामगुप्त के अंदर एक अच्छा व्यक्तित्व हो, उसका व्यक्तित्व उदार हो, नेक हो, वह भोग विलास से परे गुप्त साम्राज्य की महान मर्यादा के अनुकूल व्यवहार करे, वह गुप्त सम्राट की योग्यता के अनुरूप व्यवहार करे। लेकिन रामगुप्त के स्वभाव में ये चीजें बिल्कुल नहीं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रथम अंक के सारांश में हम इन चीजों को समझेंगे। ध्रुव स्वामिनी अपने हृदय में उठ रही लहरों को किसी से कहकर शांत करना चाहती है, किंतु वह विवश है। जब खड्गधारणी बोलती है तो उसके एक एक तथ्यों से रहस्योद्घाटन होता जाता है। उसकी बात से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी से अनुराग रखता है। नाटक के प्रथम अंक के आरंभ में ही पहाड़ी प्रदेश में पहाड़ के नीचे बहते झरनों के पास पहले ही दृश्य में ध्रुव स्वामिनी और उसकी रक्षा में तैनात खड्गधारणी दिखाई देते हैं। ध्रुव स्वामिनी खड्गधारणी से कुछ बोलने का आग्रह करती है तो खड्गधारणी मूक होने का अभिनय करने लगती है। वह बोलना नहीं चाहती, वह गूंगी होने का अभिनय कर रही है। ध्रुव स्वामिनी कहती है कि यहाँ पर गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत मैं जिनको भी देखती हूँ अपने आसपास, वो सभी रहस्य का आवरण लपेटे हुए रहते हैं। न जाने मेरे पीछे कैसे कैसे लोग लगाए जाते हैं। रामगुप्त न जाने मुझसे क्या चाहते हैं। खड्गधारणी कुछ देर बाद बोलना शुरू कर देती है और वो कहती है कि विशेष परिस्थिति के कारण मुझे ऐसा करना पड़ा। ध्रुव स्वामिनी अपनी निराशा प्रकट करती है और कहती है कि अगर स्वयं रामगुप्त मुझे हर घड़ी संदेह की दृष्टि से देखेंगे तो फिर कैसे चलेगा? क्या यही मेरी नियति है? क्या यही मेरा भाग्य है? खड्गधारणी उनका साहस बढ़ाती है। वह काई का उदाहरण देकर कहती है
कि काई जो किसी को विचलन बन के गिरा सकती है, अगर वह अपने प्राणों की क्षमता बढ़ा लेती है तो लता का रूप धारण कर लेती है, और वही लता किसी को ऊपर चढ़ने का अवलंब बन सकती है। इसलिए आपको अपनी प्राणों की क्षमता बढ़ानी चाहिए, आपको विश्वास और उम्मीद से जीना चाहिए। लेकिन ध्रुव स्वामिनी कहती है कि इस वातावरण में मेरे बार बार प्रयास करने पर भी वो चीजें सुलझ नहीं सकी हैं जिन्हें मैं सुलझाना चाहती। इस प्रकार प्रथम अंग के सूक्ष्म वस्तु योजना से निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातें दर्शकों के सम्मुख प्रत्यक्ष हो जाती हैं, जिन्हें क्रमशः हम समझेंगे। पहला क्या है? महादेवी ध्रुव स्वामिनी का क्षुब्ध, अपमानित, ओजपूर्ण और दुर्दमनीय नारीत्व। जो ध्रुव स्वामिनी है वह पूरे गुप्त साम्राज्य की महारानी है, उसे महादेवी की उपाधि प्राप्त है। लेकिन इसके बावजूद यह भारतीय समाज की विडंबना है कि रानी हो या दासी हो, अगर वह स्त्री है तो उसके साथ पुरुष सदैव दोयम दर्जे के नागरिक की तरह व्यवहार करता है, सदैव उसके अधिकारों का हनन करता है। इन सारी परिस्थितियों के कारण ही ध्रुव स्वामिनी हमें क्षुब्ध दिखाई दे रही हैं। वह अपने गुस्से को प्रकट नहीं कर पा रही हैं, वह किसी से कह नहीं पा रही हैं कि उनके साथ कौन कौन सी समस्याएं हैं। उन्हें बार बार अपमान का घूंट पीना पड़ता है। रामगुप्त तरह तरह से उन्हें अपमानित और प्रताड़ित करता है, उनके पीछे मुखबिर लगाता है, उनके साथ ऐसे लोगों को तैनात करता है जो उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। विवाह के पश्चात कभी भी ध्रुव स्वामिनी से पति के रूप में रामगुप्त का प्यार नहीं मिला है, कभी भी वह अपनत्व नहीं मिला है जो एक पत्नी को पति से चाहिए। लेकिन इसी के साथ हम यहां एक विरोधाभासी चीज भी देखते हैं। इस निराशा के वातावरण में भी ध्रुव स्वामिनी का गर्व, उसकी गरिमा, उसका ओज कहीं भी शिथिल नहीं पड़ता है। ध्रुव स्वामिनी के व्यक्तित्व में वो विश्वास है जिस विश्वास की बदौलत वह अपनी रक्षा करने में सक्षम है। एक और चीज हम देखते हैं ध्रुव स्वामिनी के व्यक्तित्व में, वह है दुर्दमनीय नारीत्व। दुर्दमनीय नारीत्व का क्या मतलब है, इसे हम समझते हैं। दुर्दमनीय नारीत्व का मतलब होता है कि वह नारीत्व जिसका किसी भी प्रकार से प्रयास करके दमन नहीं किया जा सकता है। नारी के अंदर जो शक्ति होती है, नारी के अंदर जो चेतना होती है, नारी के अंदर जो धैर्य होता है, वह अभूतपूर्व विराट होता है। पुरुष की शक्ति से, पुरुष की ऊर्जा से, पुरुष के धैर्य से वह बहुत ऊपर होता है। और ध्रुव स्वामिनी इस बात का प्रतीक है कि तरह तरह के अत्याचार करके भी उस समय के भारत का सम्राट रामगुप्त उसके व्यक्तित्व को कहीं भी दबा नहीं पाता। हम यहां इन सारी चीजों और परिस्थितियों के बीच ध्रुव स्वामिनी के व्यक्तित्व की अनेक विशेषताएं भी देख रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी देख रहे हैं कि वह अलग अलग परिस्थितियों में किस प्रकार अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, अपनी गरिमा को बनाए रखने के लिए प्रयास करती रहती है। इसकी कड़ियां आगे जुड़ेंगी कि उसके ऊपर और कौन से संकट आते हैं। यहां हम देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त का गुप्त अनुराग ध्रुव स्वामिनी के प्रति है। चंद्रगुप्त ही वह व्यक्ति थे जो ध्रुव स्वामिनी और रामगुप्त के विवाह के सहायक हुए थे। जिस समय वह ध्रुव स्वामिनी और रामगुप्त के विवाह के सहायक हुए थे, उसी समय जब अभी विवाह संपन्न भी नहीं हुआ था, ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त के बजाय चंद्रगुप्त के स्वभाव को पसंद करने लगी थी। मित्रों, किसी के पसंद पर किसी का नियंत्रण नहीं हो सकता है। वह भले ही विवाह की प्रक्रिया में थी, वह भले ही किसी दूसरे के साथ बंधन में बंधने जा रही थी, लेकिन उसका जो चुनाव था, जो उसका पसंद था, वो व्यक्ति नहीं था जिससे उसका विवाह हो रहा था। वो व्यक्ति था जो उसका सहायक हो रहा था, और सहायक हो रहे थे भारत के भावी सम्राट चंद्रगुप्त। यहां तीसरे पॉइंट में हम देख रहे हैं रामगुप्त का विलासी जीवन। प्रथम अंक में रामगुप्त के विलासी जीवन का भी परिचय मिलता है।
वह शराब के नशे में मदमत्त रहने वाला व्यक्ति है। वह नर्तकियों का नृत्य देखता है, वह भोग विलास का जीवन यापन करता है। उसे राज्य की कोई चिंता नहीं, उसे सिर्फ एक चीज की चिंता है कि ध्रुव स्वामी और चंद्रगुप्त के अनुराग को, उनके प्रेम को वो सबके सामने प्रकट कर दे, उन्हें अपमानित करे। जब उसे इस बात की सूचना मिलती है कि शकों ने हमला कर दिया है और घेर लिया है चारों तरफ से शिविर को, तो उसे उसकी चिंता नहीं होती है। वो कहता है कि वहां युद्ध परिषद में जाकर क्या होगा, युद्ध तो मेरे हृदय में भी चल रहा है। कि युद्ध इस बात का चल रहा है कि उसका पुरुषत्व उसे ललकार रहा है। वह पुरुषत्व जो अत्याचारी है, अन्यायी है, जो भेदभाव करता है, जो भोगी है और विलासी, जिसके अंदर कोई भी क्षत्रिय कर्म के लक्षण दिखाई नहीं देते। हम अगले चौथे नंबर पर देख सकते हैं कि रामगुप्त और शिखर स्वामी की गुप्त मंत्रणा होती है। यह मंत्रणा किस प्रकार की है? शकों के हमले के बाद, शकों के आक्रमण के पश्चात शकों का दूत शिविर में आकर यह समाचार देता है कि या तो संधि कर लिया जाए अथवा युद्ध। शकराज का प्रस्ताव लेकर आने वाला दूत कहता है कि संधि की शर्त यह है कि ध्रुव स्वामिनी तथा अन्य सामंत कुमारों की पत्नियों को उपहार के रूप में शकराज के पास भेज दिया जाए। शकराज इस एक चाल के जरिए गुप्त साम्राज्य की मर्यादा को, गुप्त कुल के गौरव को नष्ट करना चाहता था। वह युद्ध किए बिना ही सदैव सदैव के लिए इतिहास में अमर होना चाहता था कि उसने गुप्त कुल की मर्यादा को एक ही झटके में भंग कर दिया था। और मूर्ख रामगुप्त इतिहास की लंबी यात्रा में इस बात का क्या महत्व है इसे न जानकर शिखर स्वामी से इसी बात की मंत्रणा करता है कि इस एक चाल से चंद्रगुप्त भी अपमानित हो जाएगा, ध्रुव स्वामिनी को हम उपहार में भेज के उसे भी अपमानित कर देंगे और राष्ट्र की रक्षा भी हो जाएगी। शिखर स्वामी यहां कहता है कि सभी उपायों से राष्ट्र की रक्षा का उपाय करना सर्वोपरि है, भले ही ध्रुव स्वामिनी की कुर्बानी देनी पड़े। इस प्रकार की मंत्रणा से हमें यह पता चलता है कि रामगुप्त और शिखर स्वामी दोनों ही अनाचारी और कुटिल बुद्धि के हैं। अगले पॉइंट में हम देखते हैं कि ध्रुव स्वामिनी की गौरव रक्षा के लिए की गई याचना। सारांश कहते हुए आप सभी को यह बताना अच्छा लग रहा है कि ध्रुव स्वामिनी ने अत्याचारी रामगुप्त के इस निर्णय के विरुद्ध न केवल उससे याचना की, बल्कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उसके सामने कई तरह की बातें भी रखी। लेकिन रामगुप्त एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब ध्रुव स्वामिनी ने कहा कि तुम पुरुषों ने स्त्री को पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है। वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, यदि तुम कुल के गौरव की रक्षा नहीं कर सकते, यदि तुम नारी की मर्यादा नहीं बचा सकते, तो तुम मुझे बेच भी नहीं सकते हो। यहां अंतिम पॉइंट में हम देख रहे हैं गुप्त साम्राज्य की विध्वंसात्मक स्थिति। विध्वंस की स्थिति क्यों निर्मित होती है? जब गुप्त कुल की मर्यादा मिटेगी, जब गुप्त कुल की वधु किसी दूसरे को उपहार में दी जाएगी, जब घर की मर्यादा को तोड़कर एक स्त्री को दूसरे के पास भेज दिया जाएगा और जैसे ही कुल का गौरव नष्ट हो जाता तो समझिए राज्य सत्ता भी नष्ट हो जाती। गुप्त साम्राज्य के लिए यह एक बड़ा दाग होता। लेकिन इन परिस्थितियों को थामने के लिए चंद्रगुप्त का व्यक्तित्व बहुत ही काम आया। चंद्रगुप्त ने इन परिस्थितियों को संभाला। यहां हम 7वें पॉइंट में देख रहे हैं चंद्रगुप्त का तेजस्वी रूप। जब याचना भी स्वीकार नहीं की जाती ध्रुव स्वामिनी की और जब उसके क्रोध का भी समुचित उत्तर नहीं मिलता, तब ध्रुव स्वामिनी विवश होकर आत्महत्या करने जाती है। उसी समय चंद्रगुप्त आकर उसे आत्महत्या करने से रोक देते हैं और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर हूं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, और उसके वो उपाय भी रचते हैं। यहां हम देख रहे हैं अंतिम पॉइंट में ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त का शक शिविर में जाने का निश्चय। यहीं पे जो नाटक का प्रथम अंक है, सबसे महत्वपूर्ण अंक यही है और इसी कारण इसका सारांश अलग से आप सभी को बताया जा रहा है।
ये दोनों निर्णय लेते हैं कि हम दोनों ही शक शिविर में जाएंगे। हालांकि ध्रुवसामिनी इस बात का विरोध करती है कि चंद्रगुप्त को अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए, लेकिन चंद्रगुप्त कहते हैं कि अगर हमारा विश्वास करो तो हमें अपने साथ चलने दो, और वह जाने को उद्यत हो जाते हैं। ध्रुवसामिनी भी कहती है कि हम भी साथ चलेंगे, और दोनों जाने का निश्चय कर लेते हैं। यहीं पर आके प्रथम अंक समाप्त हो जाता है। इस पूरे अंक में एक अन्य पात्र है जो सभी के लिए बहुत प्रेरणादायी है। वह पात्र है मंदाकिनी। मंदाकिनी कहती है कि वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। जहां वीरता नहीं होगी वहां कूटनीति होगी, राजनीति होगी। और वह कहती है कि इस पूरे युद्ध में हम भी ध्रुवसामिनी और चंद्रगुप्त का साथ देते हैं। इस प्रकार प्रथम अंक आदि से अंत तक भीषण, रहस्यमय, उत्तेजक और कौतूहलवर्धक घटनाओं और मनोभाव से युक्त है। पूरे प्रथम अंक में कहीं भी एक मिनट के लिए भी श्रोता या पाठक को यह मन नहीं करता है कि वह एक भी संवाद को छोड़ दे, किसी भी दृश्य से एक मिनट के लिए भी वो विचलित हो जाए। ये अत्यंत रोमांचक अंक है और निश्चित रूप से इसके जरिए प्रसाद जी बहुत सारी बातें करते हैं। इस विषय में कुछ प्रश्नोत्तर भी हम चर्चा कर लेते हैं। इस नाटक का प्रधान पात्र ही केंद्रीय पात्र है, और केंद्रीय पात्र या प्रधान पात्र कौन है? जो नाटक की नायिका है, जिसके नाम पर इस नाटक का नाम रखा गया है ध्रुवसामिनी। यह नाटक किस रचना के आधार पर लिखा गया है, ये इसकी पहले की क्लास में बताया जा चुका है। यह नाटक देवी चंद्रगुप्त नामक रचना के आधार पर लिखा गया है। नाटक के उद्देश्य क्या है? नाटक का उद्देश्य प्रासंगिक है, जो सभी के काम आने लायक, नारी अधिकारों का समर्थक, महान है। इनमें से सभी ये तीनों ही उद्देश्य हैं नाटक के, और सभी उद्देश्य जयशंकर प्रसाद जी ने साथ लिए हैं। आप सभी ने बहुत ध्यानपूर्वक सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।